हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अगला अध्याय है इसका, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। डच वैज्ञानिक निको टिनबर्गर ने 1940 में एक के बाद एक अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों ने इस बात को लेकर हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया कि आखिर क्या हमें प्रेरित करता है। वे उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले स्लेटी और सफ़ेद रंग के पक्षी मुर्गाबी पर शोध कर रहे थे। मुर्गा भी एक सफ़ेद और स्लेटी रंग का पक्षी होता है। तो वे इस पे शोध कर रहे थे, मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे पक्षी पे, उसके बिहेवियर के बारे में। उत्तरी अमेरिका में ये पक्षी समुद्र किनारे उड़ते देखे जा सकते हैं। उन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। उस समय जो उन्होंने खोज की थी तो उसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन वयस्क पक्षियों की चोंच पर लाल बिंदी बनी रहती है और टिनबर्गर ने देखा कि जब नए बच्चे होते हैं और उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी माँ की चोंच में इस लाल बिंदी को और वे अपनी माँ की चोंच की इस लाल बिंदी पर चोंच मारते हैं। एक प्रयोग के लिए उन्होंने छद्म रूप से गत्ते की चोंच बना ली और बिना शरीर का सिर भी उस पर लगाया। जब बड़े पक्षी दूर उड़ जाते थे तब वे घोंसले में जाते और यह नकली चोंच उन बच्चों के सामने रख देते थे। यह तो स्पष्ट था कि वे चोंच नकली थी और उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे उन्हें सिरे से नकार देंगे। उन्होंने नकली चोंच बनाई और उस पर एक सर भी लगा दिया, मतलब खुद ही बनाकर। तो उन्हें लगा कि यार बच्चे रिजेक्ट कर देंगे, उनको पहचान लेंगे कि मम्मी नहीं है, उनकी माँ नहीं है। हालांकि जब इन बच्चों ने कार्डबोर्ड की चोंच पर लाल बिंदी देखी तो उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, तो उन्होंने लाल बिंदी देखी तो वो चोंच मारना लगातार शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे वो उनकी माँ की चोंच हो, जैसे वो उनकी मम्मी की चोंच हो। इससे स्पष्ट हो चुका था कि वे लाल बिंदी को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि उन्हें जन्म से पहले आनुवंशिक रूप से ही यह शिक्षा मिल चुकी हो। तो इससे पता चलता है कि वो लाल बिंदी को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो उनकी माँ हो या ना हो। बस वो लाल बिंदी देखते हैं तो चोंच मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है उन्हें आनुवंशिक रूप से, जैसे जेनेटिक होता है, तो ऐसा लगता है कि उनमें ये हैबिट जेनेटिक रूप से है। टिनबर्गर ने यह भी देखा कि लाल बिंदी जितनी बड़ी होती है वे बच्चे उतनी ही तेज़ी से उस पर चोंच मारते हैं। तो जितनी बड़ी वो चोंच बनाकर, आर्टिफिशियल चोंच बनाकर वहाँ रखते हैं, तो जितनी बड़ी होती है वो उतने ज़्यादा उस पर चोंच मारते हैं। अंततः उन्होंने एक ऐसी चोंच बनवाई जिस पर 3 बड़ी लाल बिंदियाँ थीं। जब उन्होंने इसे घोंसले के ऊपर रखा तो पक्षियों के बच्चे खुशी के मारे दीवाने हो गए। वे लाल बिंदियों पर ऐसे चोंच मारने लगे जैसे इतनी बड़ी चोंच उन्होंने कभी ना देखी हो। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि बड़ी चोंच बना ली और उसको घोंसले पर रख दिया। तो बच्चे मतलब बहुत एक्साइटेड हो गए और उन पर लगातार ही चोंच मारने लगे, जैसे उन्होंने कभी नहीं देखी वो चीज़। वैज्ञानिक और उनके सहयोगी ने पाया कि यही व्यवहार अन्य जानवरों में भी होता है। सेम व्यवहार और जानवरों में भी सेम होता है। उदाहरण के लिए ज़मीन पर बने घोंसले में रहने वाला पक्षी है ग्रेलेग गूज यानी बतख। जब माँ इस घोंसले के आसपास घूमती है तब कभी कभी उसका एक अंडा घोंसले से बाहर लुढ़क कर बाहर घास पर आ जाता है। जब भी ऐसा होता है माँ डगमगाते हुए उस अंडे के पास आती है और उसे अपनी चोंच की मदद से धकेल कर घोंसले में ले जाती है। तो इसकी हैबिट है, जब भी कोई अंडा बाहर की तरफ लुढ़क जाता है तो वो अपनी चोंच से उसको धीरे धीरे अपने घोंसले में दोबारा ले आती है। टिनबर्गर ने पाया कि जब भी कोई गोलाकार आकृति की चीज़ उसके पास आएगी तो वह चोंच से धकेल कर उसे घोंसले में डाल देगी। ये उसकी एक हैबिट थी, ये उसके एक रहता है जो मतलब पर्सनैलिटी में एक चीज़ थी कि वो पक्षी जब भी गोलाकार चीज़ देखेगी तो उसको घोंसले में डाल देगी। भले ही वो बिलियर्ड की बॉल हो या बल्ब, भले ही वो बल्ब हो या बिलियर्ड बॉल हो, कुछ भी हो, जितना बड़ा गोलाकार सामान होगा उतना उस बतख का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। जितना बड़ा गोला होगा बतख भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। एक बतख ने तो वॉलीबॉल पर बैठकर उसे भी नियंत्रण में लेने की घोंसले में डालने का प्रयास किया था। एक बार उन्होंने वॉलीबॉल रख दिया तो वो भी उसको भी कंट्रोल कर रहा है, उसको भी लग रहा है कि ये मेरा अंडा है। जिस तरह से उस पक्षी के बच्चे लाल बिंदी पर चोंच मार रहे थे, उसी प्रकार यह बतख हर गोलाकार चीज़ को अपने घोंसले में ले जाने की कोशिश कर रही थी। तो सेम पैटर्न चल रहा था। वह एक स्वाभाविक नियम का पालन कर रही थी। जब भी कोई गोलाकार वस्तु देखूंगी उसे घोंसले में डाल दूंगी, जितना भी बड़ा गोला हो मैं उसके लिए भरसक प्रयास करूंगी। तो ये उसका एक माइंड पैटर्न बन गया। यह इस तरह से है जैसे हर जानवर का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से कुछ नियमों से भरा रहता है और जब अतिशयोक्ति हो जाती है तो यह नियम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह उभर आता है।
वैज्ञानिक इन अतिशयोक्ति वाले संकेतों को अलौकिक उद्दीपन कहते हैं। अलौकिक उद्दीपन यथार्थ का चरम रूप होता है। जिस तरह से लाल बिंदी वाली चोंच या फिर वॉलीबॉल के आकार का अंडा, यह सामान्य से अधिक जोरदार रिस्पॉन्स देता है। मानव भी यथार्थ के चरम स्वरूप को छूने के लिए प्रति उन्मुख होते हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड हमारे पुरस्कार तंत्र को सनक की ओर ले जाता है। मतलब सनक जो वर्ड है मतलब सन की, तो एक पुरस्कार तंत्र को एक सनक की ओर ले जाता है। हज़ारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटके मानव के मस्तिष्क में नमक, शक्कर और फैट के लिए सबसे ज़्यादा स्थान है। सॉरी गाइस। हज़ारों वर्ष से जो जंगल में भटक रहा है इंसान खाने की खोज में, तो उसके लिए नमक, चीनी और जो फैट मतलब बटर वगैरह, इनके लिए सबसे ज़्यादा उनके माइंड में स्पेस है या खाने की भूख है। भले ही यह खाना कैलोरी से भरपूर हो, और जब हमारे पूर्वज जंगल में भटकते थे तब यह न के बराबर था, क्योंकि ये तब खाना अवेलेबल नहीं था। लेकिन ये अब मिल रहा है, तो क्रेविंग होती है इस खाने के लिए, और माइंड को बार बार एक वो मिलता है, ट्रिगर मिलता है कि हाँ ये खाना है। जब आपको पता नहीं होता कि अगला भोजन कब मिलने वाला है, तो आप जितना हो सके उतना खा लेते हैं। जीवन बनाए रखने के लिए अच्छी रणनीति मानी जाती है। आपको पता ही नहीं है अगला खाना कब मिलेगा, तो आप जितना हो सके गले तक भर लेते हैं। जीवन बनाने के लिए अच्छी रणनीति मानी एक सही टेक्निक है जीवन बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए। आज हालांकि हम कैलोरी से भरे वातावरण में रह रहे हैं, खाना प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारा दिमाग लगातार उसे प्राप्त करने के लिए मचलता रहता है, मानो उसकी कमी हो। ज़्यादा नमक, शक्कर और फैट का हमारे शरीर में कोई लाभ नहीं होता, लेकिन उसकी ललक हमें वह करने पर विवश करती है, क्योंकि दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर पिछले 50,000 सालों में बदले नहीं हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग विकास से परे उद्देश्य के लिए हमारी पाषाणकालीन प्रवृत्ति को खींचने पर चल रहा है, क्योंकि 50,000 से चल रहा है, तो रिवॉर्ड सिस्टम बना हुआ है, तो चाहे कितना भी खाना मिल रहा है फिर भी क्रेविंग बनी रहती है। फूड साइंस का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे उत्पाद बनाना होता है जो उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो। बैग, बॉक्स या जार में जो भी फूड मिल रहा है उसे एडिशनल फ्लेवर से ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया गया है। कंपनियां लाखों डॉलर केवल इसीलिए खर्च कर रही हैं ताकि आलू के चिप्स में ऐसा कुरकुरापन मिले या फिर सोडा में इतनी सनसनाहट मिले कि वो लोगों के संतोष की सीमा को स्पर्श कर जाए। कंपनियां बहुत इन्वेस्ट करती हैं इन चीज़ों में ताकि लोगों को एक प्लेजरेबल फील आए, जीभ में रखते ही एक सेंसेशन मिले कि हाँ ये बहुत, मतलब उनका माइंड एक संतोष की सीमा को स्पर्श करना, मतलब सेटिस्फैक्शन की एक लिमिट होती है, तो उसको टच कर देते हैं। सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से उत्पाद आपके मुंह में जाकर एक फील लिया है। ऐसी क्वालिटी को ओरो सेंसेशन कहते हैं, मतलब वही ओरल सेंसेशन, मतलब जो भी मुंह में रखते हैं तो एक सेंस क्रिएट होता है, एक सेंसेशन क्रिएट होती है, तो उसको ओरल सेंसेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्राइज़ में इसका अच्छा तालमेल है, बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रंची, अंदर से हल्का और मुलायम। तो इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे माइंड को क्रेविंग बढ़ा देते हैं खाने की। प्रसंस्करण से बने कुछ खाद्य पदार्थ हमारे स्फूर्त विरोधाभास को उभारते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सेंसेशन का संयोजन होता है, जैसे क्रंची और क्रीमी का संयोजन, जो कॉम्बिनेशन बनता है वो थोड़ा अपोजिट चीज़ों का बनता है, जैसे क्रंची हो गया और अंदर से क्रीमी हो गया। कल्पना कीजिए पिज़्ज़ा की कुरकुरी परत और ऊपर पिघला हुआ चीज़, या ओरियो कुकी का क्रंच जो भीतर बीचों बीच मुलायम होता है। तो ये खाने बहुत टेस्टी और एक फील आते हैं जीभ में रखने के बाद। नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स के साथ आप इसी तरह की सनसनी अनुभव करना चाहते हैं। और केल, एक प्रकार की गोभी होती है केल नाम के 17वें कोर का स्वाद कैसा होगा। कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग इसमें रुचि खो देता है और आपको भरपूर लगने लगता है। लेकिन जो फूड इस स्फूर्त विरोधाभास को बहुत अधिक ध्यान में रखकर बनाए गए होते हैं, वे आपका अनुभव अनोखा बना रहने देते हैं। इसे आप जितना खाते जाते हैं रुचि बढ़ने लगती है और आपको ज़्यादा खाने को प्रोत्साहित होता है, क्रेविंग जो मैं कह रहा था। अंततः इस तरह की रणनीतियाँ खाद्य वैज्ञानिकों को परम सुख की स्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं कि हाँ माइंड को क्या चाहिए, माइंड कहाँ सेटिस्फाई महसूस कर रहा है। यह हर उत्पाद पर लागू होता है। नमक, शक्कर और फैट का कुछ मिश्रण करके बनाया जाता है, वह आपके दिमाग को उत्तेजित कर देता है और बार बार खाने की इच्छा करता है। इसके फलस्वरूप आप अधिक खाने लगते हैं, क्योंकि वे हाइपर पैलेटेबल मतलब बहुत अधिक अच्छा स्वाद रखने वाला जो फूड होता है उसको हाइपर पैलेटेबल कहते हैं, फूड की श्रेणी में आते हैं। ये सारे फूड उसी में आते हैं जो मानव के दिमाग को अधिक आकर्षित करते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। स्टीफन गाइनेट एक न्यूरोसाइंटिस्ट है।
वे आहार, व्यवहार और मोटापे के विशेषज्ञ हैं। वे कहते हैं, हमारी स्वयं की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने में हम बहुत निपुण हो गए हैं। स्वयं की जो हमारी खामियां हैं उसका उसका फ़ायदा उठाने में हम खुद ही माहिर हो गए हैं, हमको खुद भी नहीं पता। आधुनिक खाद्य उद्योग और उसके नतीजे में अधिक खा लेने की आदत, व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम इसे आकर्षक बनाने का उदाहरण है। जो मैं आपको कह रहा था दूसरा नियम, तो वो सारे इसी के उदाहरण हैं। जितना आकर्षक अवसर होगा उतनी ही जल्दी इसकी आदत बनती जाएगी। अपने आसपास देखिए, हमारे पूर्वज जो दुनिया में हमें देकर गए हैं उससे बहुत ऊपर और आकर्षक दुनिया हमारा समाज बना चुका है। जो पहले पूर्वज हमें अपने उसमें दे गए हैं, जीन्स जो होते हैं, आप फिज़िकली फॉर्म में भी ले सकते हैं, जीन्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और जो फिज़िकल वर्ल्ड है हमारा, कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो वो भी हमें पूर्वज हमें दे गए हैं। उसके बहुत ऊपर लेवल तक हमारा समाज जा चुका है। स्टोर्स में पुतले अतिरंजित तरीके से बनाए जाते हैं। जो पुतले होते हैं बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत अतरंगी तरीके से बनाए जाते हैं। उनके कूल्हे स्तन आकर्षक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वस्त्रों को बेचा जा सके। उनके जो क्या कहते हैं, स्तन जो होते हैं और पीछे का जो पोर्शन होता है वो अच्छा बनाया जाता है, सुडौल बनाया जाता है ताकि ज़्यादा बिके वो, उससे उनकी खरीदारी मतलब बढ़ाई जा सके। सोशल मीडिया पर लाइक्स और प्रशंसा कुछ ही मिनटों में मिल जाती है। सोशल मीडिया पर तुरंत मिल जाती है, आप कुछ भी डालो तो प्रशंसा भी हो जाती है कमेंट्स में और लाइक भी मिल जाता है। भले ही ऑफिस या घर में हमें ना मिलती हो, भले ही ऑफिस और घर में हमारी बेइज्जती हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है। ऑनलाइन असली सामग्री उत्तेजक दृश्य वाली होती है, जिसकी वास्तविक जीवन में प्रतिकृति असंभव रहती है। असली सामग्री हमें ऑनलाइन मिल जाती है, जो भी हमें, अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसकी वास्तविक जीवन में प्रतिकृति असंभव है, वो रियल लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ ऐसा हो सकता है। विज्ञापन बहुत ज़्यादा लाइट, प्रोफेशनल मेकअप और फोटोशॉप से एडिट करके बनाए जाते हैं। भले ही वो मॉडल वैसी न दिख रही हो जैसी स्क्रीन पर दिखती, अब उसका मेकअप करके, अब सोशल मीडिया में जो आ गए हैं फिल्टर्स का यूज़ करके उसको ऐसा आकर्षित बनाए, भले ही रियल लाइफ में वो कैसी भी हो, काली कलूटी जैसी भी हो। सॉरी, मैं रेसिज्म नहीं कर रहा गाइस, मुझे थोड़ा इस चीज़ के लिए माफ़ करिए। मगर जैसी भी हो, मतलब चाहे दिखने में सुंदर ना हो, पर फिल्टर और ये सब चीज़ें करके उसको अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। यही असाधारण प्रोत्साहन या उत्तेजना हमारे आधुनिक विश्व की है। यही स्ट्रैटेजी चल रही है हमारे आजकल के समाज में। वे उन विशेषताओं को अति पर दिखाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए आकर्षक होती हैं। उन्हीं स्पेशलिटी को दिखाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए आकर्षक होती है, जो नेचुरली हमें अट्रैक्टिव लगती हैं। इसी कारण से हमारी प्रकृति दीवानेपन तक चली जाती है, दीवानेपन तक हो सर। तो वही माइंड को जो सेटिस्फाई वाला लेवल, जो शॉपिंग, सोशल मीडिया, अश्लील साइट्स देखने, खाने आदि की अतिरंजित आदतों और कई अन्य की ओर हमें धकेल देती है। तो इन सब की ओर हमें अट्रैक्ट करती रहती है। यदि इतिहास एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे तो भविष्य के अवसर आज की तुलना में अधिक आकर्षक होंगे। अगर हमें एक मार्गदर्शक यानी कि एक रास्ता दिखाने वाले के रूप में, पथ प्रदर्शक जिसे आप कह सकते हैं के रूप में अगर यूज़ हो, तो भविष्य में जो भी पॉसिबिलिटी हैं वो आज ही पॉसिबल हो जाएंगी। प्रवृत्ति ऐसी है कि पुरस्कार और ज़्यादा केंद्रित होंगे तथा उद्दीपन और ज़्यादा मोहक बन जाएंगे। प्रवृत्ति है ऐसी इंसान की कि पुरस्कार और ज़्यादा केंद्रित होंगे पुरस्कार पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और वो ज़्यादा मोहक बन जाएंगे, मतलब लुभावने बन जाएंगे। जंक फूड प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कैलोरी का अधिक गाढ़ा रूप है। जो जंक फूड होता है वो प्राकृतिक कैलोरी जो होती है उसका अधिक गाढ़ा, मतलब वो थिक होता है, उसमें बहुत सारे थिकनेस होती है उन चीज़ों की जो प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाती है, ऑटोमेटिक रूप से नहीं की जाती। वो आप कैलोरी प्राकृतिक जो आपने जंक फूड है उनमें ज़्यादा मिलेगी। बियर की तुलना में हार्ड शराब अल्कोहल का अधिक केंद्रित रूप है। जंक फूड में प्राकृतिक आहार की बजाय अनेक प्रकार की कैलोरीज को डाला जाता है। बोर्ड गेम्स की बजाय वीडियो गेम्स में अधिक केंद्रित करने वाले रहते हैं। जो हमारे फिजिकल गेम है उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें वीडियो गेम्स को बनाया जा रहा है। प्रकृति से तुलना करते हुए देखें तो सुख की इच्छा से भरे हुए इन अनुभवों को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप कुछ सेंसेशन को तो रोक सकते हैं लेकिन कुछ को आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास
पूर्वजों का दिमाग है, लेकिन झुकावों या आकर्षण को उन्हें कभी सामना नहीं करना पड़ा। पूर्वज हमारे अच्छे तो हैं, उनका माइंडसेट अच्छा तो है, लेकिन जो झुकाव अब मॉडर्न सोसाइटी में हो रहे हैं, उनके लिए उनका माइंड अभी उनका जो प्रीवियस वाला माइंड था वो उस हिसाब से नहीं ढला। उनका सामना उनको कभी करना ही नहीं पड़ा, तो उस हिसाब से उनका माइंड नहीं ट्रेन है। यदि आप उन अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें एक व्यवहार घटित हो, तो आपको इसे आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, बिल्कुल ऑब्वियसली। दूसरे नियम की चर्चा के दौरान हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि हमारी आदतों को कैसे प्रबल बनाया जाए। जो हमारा दूसरा नियम था पिछले चैप्टर में जो मैंने बताया था आपको, तो उसका लक्ष्य यह है कि हमें आदतों को कैसे प्रबल बनाया जाए, मतलब इफ़ेक्टिव बनाया जाए। हर आदत को एक लौकिक उद्दीपन में बदलना संभव नहीं है, लेकिन हम किसी भी आदत को और अधिक मोहक बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसको, उसमें चेंजेस करके। ऐसा करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि ललक क्या है और ये कैसे काम करती है। इसकी शुरुआत हम जैविक छाप की जांच से करते हैं। हर आदत में डोपामीन प्रभाव होता है। डोपामीन एक हार्मोन होता है, हमारे माइंड में सिक्रीट होता है। तो अब उसके बारे में आपको आगे ये लेखक बताएंगे। अगला टॉपिक है डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप। फीडबैक लूप एक होता है जो हमें कंटिन्यूस एक ही आदत में घुमाते रहता है। तो कैसा डोपामिन के साथ खेल खेला जा रहा है वो आपको बताएंगे। ललक के सटीक क्षण का वैज्ञानिक उस न्यूरोट्रांसमीटर से माप कर पता कर सकते हैं जिसे डोपामिन कहते हैं। जो ललक होती है उसका सटीक क्षण मतलब एग्जैक्ट पॉइंट न्यूरोट्रांसमीटर से पता चल जाता है। डोपामिन का महत्व 1954 में तब समझ में आया जब न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर मिलरन ने एक प्रयोग से यह पता लगाया कि ललक और इच्छा के पीछे की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं क्या होती हैं। चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, इलेक्ट्रोड्स सेट कर लिए गए उनके माइंड में। रिसर्च करने वालों ने उनका डोपामिन प्रवाह रोक दिया, डोपामिन बिल्कुल रोक दिया। वैज्ञानिक तब चकित रह गए कि ऐसा करने से उनके जीवन की इच्छा भी समाप्त हो गई। वे खा नहीं सकते, उन्होंने मैथुन नहीं किया, उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही। कुछ ही दिन में वह प्यास के कारण चल बसे। जब डोपामिन रोक दिया तो उनको कुछ करने की इच्छा नहीं हुई, न जीने की इच्छा, न मैथुन मतलब जो हमारी एक्टिविटी होती है वे, उनको खाने की इच्छा नहीं हुई, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हुई। और कुछ ही दिन वो पानी की भी इच्छा नहीं हुई, तो वो प्यास के कारण ही मर गए। इसके बाद के अध्ययन में अन्य वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग में डोपामिन प्रभावित करने वाला हिस्सा कुछ कम किया, लेकिन इस बार उनके मुंह में शक्कर के ड्रॉप्स डाले गए। इन चूहों के चेहरे सुख से चमक गए क्योंकि वह स्वादिष्ट वस्तु उन्हें भागी। भले ही उनका डोपामिन रोक दिया था, उन्हें शक्कर उतनी ही पसंद आई जितने पहले आती थी, लेकिन वे और नहीं चाहते थे। सुख का अनुभव डोपामिन के बिना भी जस का तस ही रहा, लेकिन इच्छा समाप्त हो चुकी थी और इच्छा के बिना गतिविधि थम गई थी। डोपामिन थोड़ा कम था, थोड़ा कम अमाउंट में सीक्रेट हुआ था, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट उतना नहीं था जितना पहले रहता था। अन्य शोधकर्ताओं ने डोपामिन रोकने की प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने दिमाग के पुरस्कार तंत्र को डोपामिन से भर दिया, तो जानवरों ने आदतों को खतरनाक गति से पूरा किया। अब जब पहला वाला था उसका उलट करा, डोपामिन को भर दिया जितना हो सके। डोपामिन को डोपामिन खोल दिया उनके दिमाग में, उनको डोपामिन स्रावित कर दिया उनके दिमाग में। तो जो जानवर थे उन्होंने गतिविधि को खतरनाक तरीके से, मतलब बहुत ही एनर्जी से उसको पूरा किया। एक अध्ययन में तो चूहों ने हर बार एक बॉक्स में रखी किसी चीज़ पर जोरदार डोपामिन मिला। एक अध्ययन में उन्होंने चूहों को हर एक बॉक्स में रखी किसी चीज़ से कुछ चीज़ रख देते थे और उससे उनका डोपामिन सिक्रीशन बढ़ जाता था। कुछ ही मिनटों में चूहों में इतना अच्छी तेज़ी से बढ़ी कि उन्होंने 1 घंटे में उस बॉक्स में 800 बार नाक डालने का प्रयास किया। बॉक्स में जो चीज़ रखी थी तो उससे डोपामिन बढ़ रहा था चूहों का। तो जब डोपामिन प्रवाह पहले से वहाँ मौजूद है तो चूहों ने उसको कम से कम 800 बार उसमें नाक डालने की कोशिश की, उस डब्बे में। मानव भी अलग नहीं है, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसका माइंड भी अलग नहीं है। स्लॉट मशीन का प्लेयर पहिए का औसतन हर घंटे 600 बार घुमाता है। स्लॉट मशीन का जो प्लेयर होता है वो पहिए को औसतन 600 बार, हर घंटे में 600 बार घुमाता है। आदतें डोपामिन से प्रेरित फीडबैक लूप हैं। हर व्यवहार जो आदत को जोरदार बनाता है, जैसे जंक फूड खाना, वीडियो गेम खेलना, नशा करना, सोशल मीडिया ब्राउजिंग आदि का जो संबंध है डोपामिन के उच्चतर स्तर से होता है। ये सब हमारे माइंड में डोपामिन सीक्रेट करते हैं, इसलिए हमें वो अच्छे लगते हैं। हमारी मूल आदतों के व्यवहार के बारे में भी यही कहा जा सकता है।
जैसे भोजन करना, पानी पीना, मैथुन करना और सामाजिक रूप से संबंध रखना। तो ये सारी चीज़ें डोपामिन से रिलेट होती हैं क्योंकि ये डोपामिन सीक्रेट करती हैं, इसलिए हमें ये अच्छी लगती है। वर्षों तक वैज्ञानिक यह मानते रहे कि डोपामिन सुख देने वाला होता है, लेकिन अब हम जान गए कि यह प्रेरित करने, सीखने या याद करने, दंड देने और रुचि और अच्छी इच्छित गतिविधि को न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। सालों से लगता था वैज्ञानिकों को कि शायद डोपामिन खुशी देने वाला है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक प्रेरित करने वाला है, सीखने या याद करने वाला हार्मोन है, दंड देने, अरुचि, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इससे रिलेट करता है। जब आदतों की बात आती है तो मुख्य तथ्य यह है, डोपामिन न केवल तब स्रावित होता है जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि तब भी होता है जब आप इसकी आशा करते हैं। जब आप आशा भी करते हैं तब भी डोपामिन सीक्रेट हो जाता है। जुआ खेलने के आदी व्यक्तियों में दाव लगाने से पहले डोपामिन बढ़ता है। जो जुआ खेलता है तो दाव जब उसने दाव नहीं लगाया उससे पहले ही उसके माइंड में डोपामिन सीक्रेट हो जाता है, होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जुआ खेलने के आदी व्यक्तियों में दाव लगाने से पहले डोपामिन बढ़ता है, न कि जीतने के बाद। जीतने के बाद नहीं, डोपामिन पहले सीक्रेट होता है, जीतने के बाद नहीं। कोकीन के नशेड़ी को पाउडर देखने पर डोपामिन का उछाल मिलता है। जब कोकीन का नशेड़ी पाउडर देखता है तो देखने के साथ ही डोपामिन सीक्रेट होने लगता है, जबकि इसके लेने के बाद डोपामिन सीक्रेट नहीं होता। लेने के बाद नहीं, पहले ही, देखने पर ही केवल। जब भी आपको लगता है कि किसी अवसर से फ़ायदा होगा, आपका डोपामिन पहले से ही प्रभावित होने लगेगा। जब आपको पता चलता है कि इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो डोपामिन पहले ही एक्टिवेट हो जाता है माइंड में। जब भी डोपामिन बढ़ता है आपकी प्रेरक शक्ति बढ़ने लगती है, जो प्रेरणा है अंदर वो बढ़ने लगती है कि हाँ इसे करना है भाई। कोई फ़ायदा या पुरस्कार मिलने की आकांक्षा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, न कि फ़ायदा या पुरस्कार की प्राप्ति। आकांक्षा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आकांक्षा, जो महत्वाकांक्षा है वो ज़्यादा प्रेरित करती है, न कि फ़ायदा या पुरस्कार की प्राप्ति के लिए नहीं। आकांक्षा हमें ज़्यादा डोपामिन सीक्रेट कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि पुरस्कार प्राप्त करते समय मस्तिष्क में सक्रिय होने वाली पुरस्कार प्रणाली वैसे ही है जो आशा करते समय सक्रिय होती है। पुरस्कार प्राप्त करते समय वही होती है जो प्रेरणा जब आती है तो उसी समय ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यह एक कारण है कि एक अनुभव की प्रत्याशा अक्सर इसे प्राप्त करने से बेहतर होती है। वही एक बच्चे के रूप में क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचना उपहार खोलने से बेहतर हो सकता है। एक बच्चे को क्रिसमस की सुबह उतनी प्रेरक लग सकती है, जबकि उपहार खोलना उसके लिए उतना प्रेरक नहीं। लेकिन क्रिसमस की सुबह जब होती है तो उसको बहुत अच्छा एक अंदर से एक बूस्ट मिलता है। एक वयस्क के रूप में आगामी छुट्टियों के बारे में सपने देखना वास्तव में छुट्टियों पर होने से अधिक सुखद हो सकता है। छुट्टियों के बारे में सोचना छुट्टियों में होने से ज़्यादा सुखद अनुभव करता है। वैज्ञानिक इसे चाहने और पसंद करने के बीच के अंतर के रूप में संदर्भित करते हैं। चाहने और पसंद करने के बीच का जो पैटर्न होता है। दिमाग में अनेक न्यूरल सर्किट होते हैं जो पसंद करने की बजाय पुरस्कार की इच्छा रखने वाले हैं। इच्छा करने वाले केंद्र दिमाग में बड़े पैमाने पर हैं। ब्रेन स्टेम, न्यूक्लियस एक्युम्बस, वेंट्रल टैगमेंटल, डोर्सल स्ट्रिएटम, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से, ये सब दिमाग के एक हिस्से होते हैं। तुलनात्मक रूप से दिमाग में पसंद आने के केंद्र बहुत कम हैं। उन्हें अक्सर डेटोनिक हॉट स्पॉट कहा जाता है और ये पूरे दिमाग में छोटे द्वीपों की तरह फैले रहते हैं। डेटोनिक स्पॉट्स के रूप में इनको उच्चारण किया जाता है उनका। और ये पूरे दिमाग में छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं, मतलब जैसे इस पर छोटे छोटे जगहें आप कह सकते हैं की तरह फैले होते हैं। उदाहरण के लिए शोध करने वालों ने पाया कि न्यूक्लियस एक्युम्बस का 100% तब सक्रिय होता है जब किसी चीज़ की इच्छा होती है। इसी बीच इसमें पसंद आने के दौरान 10% की सक्रियता रहती है। दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। वास्तव में दिमाग में अधिक कीमती स्थान इच्छाओं के लिए आवंटित होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रक्रियाएं अहम भूमिका निभाती हैं। इच्छा वह इंजन है जो हमारे व्यवहार को चलाता है। इच्छा वो इंजन होता है जो मतलब हमारे बिहेवियर को कंटिन्यू प्रोसेस में रखता है। हर काम को किसी इच्छा के लिए किया जाता है। जो भी काम हम करते हैं एक इच्छा के थ्रू करते हैं। ललक ही वह रहती है जो प्रतिशत तक ले जाती है। जो हमारी ललक है वही हमें प्रतिशत तक ले जाती है। इन जानकारियों से व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम का महत्व का पता चलता है। जो भी ये जानकारी है इसको दूसरे नियम से आप जोड़ सकते हैं।
हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पुरस्कृत अनुभव की उम्मीद ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह जगह है जहाँ प्रलोभन बंडलिंग के रूप में जाने वाली रणनीति परिदृश्य में आती है। प्रलोभन बंडलिंग एक प्रोसेस होती है दोस्तों। तो इस परिदृश्य को इसी परिदृश्य के अंतर्गत ये आती है, ये रणनीति है इस चीज़ की। अगला टॉपिक है आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बंडलिंग का इस्तेमाल कैसे करें। जो प्रलोभन बंडलिंग होती है उसको आदतों को ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। रोनन बर्नी आयरलैंड के डबलिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें सुख मिलता है, शायद नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि वे जितनी एक्सरसाइज करते हैं उससे अधिक करनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्हें ये भी पता है कि एक्सरसाइज करता हूँ तो उससे ज़्यादा करनी चाहिए मुझे एक्सरसाइज। ऐसे में अपनी इंजीनियरिंग की क्षमता को उन्होंने प्रयोग में लिया, अपना इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया उन्होंने। अपनी खड़ी हुई साइकिल को लैपटॉप से और टीवी से जोड़ दिया। अपनी जो साइकिल है उसको कनेक्ट कर दिया टीवी से और लैपटॉप से। इसके पश्चात उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे यह तय हो गया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब एक निश्चित गति पर साइकिल चलेगी। अब उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि जब एक पैटर्न पर साइकिल चलने लगेगी तभी नेटफ्लिक्स चलेगा भैया। जैसे ही वे इसे धीमा करेंगे, जो भी वो शो देख रहे होंगे ना, जो भी वो सीरीज़ देख रहे होंगे, वह तब तक अटक जाएगा जब तक वे पुनः पैडल मारना शुरू नहीं करते। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उन्होंने किस तरह से करा। उन्होंने उस चीज़ को उस चीज़ से जोड़ दिया। जब तक वो पैडल नहीं मारेगा साइकिल पे तब तक उसका शो नहीं चलेगा। वह ऐसे फ़ैन है जो मोटापा तो कम कर ही रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लगाव को भी कम नहीं कर रहे हैं, और एक ही समय में दोनों काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल दिमाग लगाया। इसके साथ ही वह प्रलोभन बंडलिंग रणनीति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्रलोभन बंडलिंग इसी चीज़ को कहा जाता है ताकि एक्सरसाइज करने की आदत को ज़्यादा आकर्षक बना सकें। प्रलोभन बंडलिंग रणनीति तब काम करती है जब आपके इच्छित कार्य को उस कार्य से जोड़ दिया जाए जिसे करने की ज़रूरत आपको होती है। ये मैं जो आपको कह रहा था। बर्नी के मामले में नेटफ्लिक्स देखने के झुकाव जो करना चाहते थे, नेटफ्लिक्स देखना चाहते थे ना, को उन्होंने खड़ी हुई बाइक, जो उनकी साइकिल खड़ी है वहाँ पे, जिससे करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो चलाने से जोड़ दिया। उसको चलाने से उसका कनेक्शन वहाँ जोड़ दिया। कारोबार करने वालों को प्रलोभन बंडलिंग में महारत हासिल होती है। उदाहरण के लिए जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसे आमतौर पर ABC के रूप में जाना जाता है, ने 2014-15 के सीज़न के लिए अपने गुरुवार रात के टेलीविज़न लाइनअप को लॉन्च किया। एक टीवी सीरीज़ थी जो 2014-15 के सीज़न में आया था। उन्होंने एक थर्सडे नाइट को एक चीज़ से जोड़ दिया, अभी वो मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रलोभन बंडलिंग को बढ़ावा दिया। अब ये देखो आप कि उन्होंने किस तरह से अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर लिया थर्सडे नाइट के शो के लिए। अभी भी आपको आगे बताएंगे इसमें। कंपनी हर गुरुवार को पटकथा लेखिका शोंडा राइम्स के तैयार किए गए 3 शो दिखाती थी। अब शोंडा राइम्स कोई वो होंगी, पटकथा लेखिका होंगी, तो उनके तैयार किए गए 3 शो दिखाती थी गुरुवार रात को। ये शो के नाम है ग्रेज एनाटॉमी, और पहला है, दूसरा है स्कैंडल, और तीसरा है हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, जैसे खून करते हैं। इसकी उन्होंने TGIT ऑन ABC के रूप में ब्रांडिंग की। इसको उन्होंने TGIT ऑन ABC के रूप में थोड़ा ब्रांडिंग करी इस चीज़ की। TGIT का अर्थ है थैंक गॉड इट्स थर्सडे। TGIT थैंक गॉड इट्स थर्सडे, हे भगवान शुक्र है आज गुरुवार है, तो इसका हिंदी अनुवाद ये होगा। इसके अतिरिक्त शो को लोकप्रिय करने के लिए ABC ने दर्शकों को पॉपकॉर्न बनाने, रेड वाइन पीने के लिए प्रोत्साहित तक किया ताकि वे शाम को उसका मज़ा ले सकें। इसके अतिरिक्त शो वालों ने पता क्या किया, लोकप्रिय करने के लिए ABC दर्शकों को उनको पॉपकॉर्न बनाने के लिए वो करा, रेड वाइन पीने के लिए प्रोत्साहित किया। जो रेड वाइन होती है उसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया उन लोगों को, ताकि शाम को वो और मज़ा ले सकें शो का। ABC के शेड्यूलिंग प्रमुख एंड्रू कुप्टिस ने अभियान के पीछे के विचार का वर्णन किया। अब वो बता रहे हैं कि कैसे हमने किया ये। हम गुरुवार की रात को दर्शकों को अवसर के रूप में देखते हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं उन दर्शकों को। या तो जोड़े या महिलाएं खुद बैठकर तनाव से दूर होना चाहती हैं और मस्ती करती हैं, रेड वाइन पीती हैं और कुछ पॉपकॉर्न का मज़ा लेते हैं। तो ये चीज़ें थी उन्होंने जो करा उसके अपने शो के लिए। इस रणनीति की उत्कृष्टता यह है कि ABC को जिन चीज़ों को दर्शकों से कराने की ज़रूरत थी उनके शो को देखने के लिए, ठीक है, उन गतिविधियों को वह उन चीज़ों से जोड़ रहा था जो उनके दर्शक पहले से ही करना चाहते थे।
उन चीज़ों को वैसे ही जोड़ दिया है। जैसे आप किसी शो को देखते हुए चाहते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो आरामदायक स्थिति में रहे, तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों को कस्टमर के साइकोलॉजी से जोड़ दिया। जैसे आराम करना, शराब पीना और पॉपकॉर्न खाना, इन चीज़ों को एंजॉय करते हुए वो शो का मज़ा भी ले सकते थे। समय के साथ लोगों ने एबीसी को आराम और मनोरंजन के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में उन्होंने मनोरंजन के साथ जोड़कर शुरू किया देखना। अगर आप हर गुरुवार को रात 8 बजे रेड वाइन पीते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं तो अंततः गुरुवार 8 बजे का अर्थ है विश्राम और मनोरंजन। तो इसका मतलब है मज़े करना और आराम करना और पॉपकॉर्न खाना और वाइन पीना। पुरस्कार संकेत के साथ जुड़ जाता है। जो आपका रिवॉर्ड है वो साइन के साथ जुड़ गया। एक साइन होता है ना, एक सिग्नेचर होता है, उसके साथ जुड़ गया। और टेलीविज़न को चालू करने की आदत अधिक आकर्षक हो जाती है। तो जैसी टेलीविज़न खोलने की आदत होती है वो और अट्रैक्टिव हुई है। चलो टीवी ऑन करते हैं। यदि आपको एक ही समय में अपना कोई पसंदीदा काम करने को मिले तो इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि आपको व्यवहार आकर्षक लगने लगेगा। जब आपको कोई अपना काम करने को मौका मिल रहा है तो आपका बिहेवियर एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है। आपके अंदर एक अट्रैक्टिवनेस आ जाती है उसको लेके। कदाचित आप सेलिब्रिटी की गपशप सुनना चाहते हैं। आप भी सुनना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी आपस में क्या क्या गपशप करते हैं, लाइक कॉफ़ी विद करण, देखना तो सभी चाहते हैं। लेकिन साथ ही आप शरीर को ठीक भी रखना चाहते हैं, लेकिन आप साथ साथ अंतर मन में सोचते हैं कि यार बॉडी भी अच्छी रहनी चाहिए, फिज़िकली मैं फिट रहना चाहिए ना। इसमें प्रलोभन बंडलिंग की रणनीति को प्रयोग में लेते हुए आप जिम में टैब लाइट्स पढ़ सकते हैं और रियलिटी शो भी देख सकते हैं। तो इसको आप जोड़ सकते हैं। प्रलोभन बंडलिंग उसी चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, जो आप करना चाहते हैं और जो आपकी इच्छा है, इन चीज़ों को जोड़ना। हो सकता है कि आप पेडिक्योर कराना चाहते हो सकता है, लेकिन आपको अपने ईमेल इनबॉक्स को साफ़ करने की ज़रूरत है। हल, तो इसका जो सॉल्यूशन है, पेडिक्योर कराते समय लंबित ईमेल कार्य को निपटाते भी चले जाएं। आपने जैसे जैसे पेडिक्योर करा रहे हैं वैसे वैसे ईमेल्स का जवाब भी दे रहे हैं, उनको डिलीट भी कर रहे हैं, ठीक है। प्रलोभन बंडलिंग का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने का तरीका है। इसको एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिक तरीके से इसको स्टार्ट करने का तरीका होता है, जिसमें जिसे प्रेमिक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्रेमिक नाम का एक सिद्धांत है, इसको उस रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर डेविड प्रेमिक के काम के बाद नामित यह सिद्धांत कहता है, डेविड प्रेमिक जो साइंटिस्ट हुए हैं, प्रोफेसर सॉरी, उन्होंने इस सिद्धांत का वो करा है, प्रतिपादन करा है। ये कहते हैं कि अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहार को सुदृढ़ कर देगा। जो आपका मोस्ट चांसेस बिहेवियर है वो कम चांसेस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको बिल्डअप करता है। दूसरे शब्दों में, भले ही आप वास्तव में बकाया ईमेल कार्य को निपटाना नहीं चाहते, लेकिन आप ऐसा करने के लिए स्वतः तैयार हो जाएंगे यदि इसके साथ आपको कुछ ऐसा करने को मिले जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, पेडिक्योर कराते हुए ईमेल का जवाब देना। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति को आप प्रलोभन बंडलिंग से जोड़ सकते हैं, जिसका उल्लेख हमने अध्याय 5 में किया है, ताकि आप अपने व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए अहम नियम बना सकें। तो प्रलोभन बंडलिंग को आप यूज़ कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, आपस में व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए नियम बना सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने की रणनीति प्लस प्रलोभन बंडलिंग का फॉर्मूला है। इसका जो फॉर्मूला है, पहला, वर्तमान आदत के पश्चात जो आदत है वह करूँगा, जो वर्तमान आदत है उसके पश्चात जो आदत ज़रूरी है वह करूँगा। दूसरा है आवश्यक आदत, जो नेसेसरी हैबिट है, के बाद मैं वह इच्छित आदत को करूँगा। जो नेसेसरी है उसके बाद जो इच्छित है उसको जोड़ देना आपस में। यदि आप खबरें पढ़ने के पक्ष में हैं लेकिन आभार व्यक्त करना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप खबरें पढ़ने के पक्ष में हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं खबरें, लेकिन आप आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? पहला नियम, सुबह ही कॉफ़ी पी लेने के बाद मैं एक बात कहूँगा कि कल जो कुछ भी हुआ आवश्यक, उसके लिए मैं आभारी हूँ। जो भी हुआ उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा है, मैं किसी के प्रति आभार व्यक्त कर दूँ उसके बाद मैं खबर पढ़ूँगा। दूसरा नियम इसका अपोजिट है। अपोजिट नहीं कह सकते, पहले आभार व्यक्त कर दूँगा उसके बाद मैं खबर पढ़ूँगा। इच्छा उसके बाद जोड़ दी उन्होंने, पहले काम जोड़ दिया। यदि आप खेल देखना चाहते हैं लेकिन आपको सेल्स कॉल्स भी करनी है, आप खेल देखना चाहते हैं लेकिन कॉल भी करनी है, कस्टमर कॉल भी करनी है, तो इसको कैसे करेंगे? पहला नियम है, पहला पॉइंट, लंच ब्रेक से लौटकर मैं 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करूँगा। ये आवश्यकता है कि कॉल करनी है भैया, ये तो नेसेसरी है ना। दूसरा, संभावित 3 ग्राहकों को कॉल करने के बाद मैं ESPN देखूँगा। इच्छा कि कॉल करने के बाद, कस्टमर को हैंडल करने के बाद मैं ESPN मैच देखूँगा।
ये दोनों आपने जोड़ दी। यदि आप फेसबुक देखना चाहते हैं लेकिन आपको और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है लेकिन फेसबुक भी देखना है, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे ही मैं अपना फ़ोन हाथ में लूँगा, मैं 10 बर्पी एक्सरसाइज, मतलब जो बर्पी एक्सरसाइज होती है उसको करूँगा। 10 बर्पी करने के बाद मैं अपना फेसबुक देखूँगा। तो इसको दो पॉइंट्स में आप कर सकते हैं, या तो पहला या तो दूसरा। उम्मीद यह है कि अंततः आप 3 ग्राहकों को कॉल करना या 10 बर्पी करने के लिए तत्पर होंगे। दोनों काम हो गए ना, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको नवीनतम खेल समाचार पढ़ने या फेसबुक देखने की इच्छा है, क्योंकि इच्छा है आपकी, इसलिए आप आवश्यकता को उससे जोड़ रहे हैं। जिस काम को करने की ज़रूरत है उसे करने का मतलब है कि आप वह काम करना चाहते हैं जिसकी इच्छा है। वही मैंने कहा अभी। हमने इस अध्याय को अलौकिक उद्दीपन पर चर्चा करके शुरू किया था, जो वास्तविकता के उन्नत संस्करण है। ये कार्यवाही करने की हमारी इच्छा को बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली प्रलोभन बंडलिंग किसी भी आदत का उन्नत संस्करण बनाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है जिसे आप पहले से ही करना चाहते हैं। कोई भी अप्रतिरोध्य यानी अनिवार्य आदत बनाना कठिन काम है, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, लेकिन यह सरल रणनीति हो सकती है। लेकिन इसको आप एक पैटर्न में डालकर ईजी बना सकते हैं। किसी भी आदत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी आदत को करने के लिए कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा होगा ही नहीं तो बिल्कुल आप कर नहीं सकते इस चीज़ को। ओके, लास्ट में दोस्तों इसका अध्याय का सार, पहला पॉइंट है व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, इसको अट्रैक्टिव बनाएं। दूसरा नियम है जितना नेक्स्ट पॉइंट है, जितना आकर्षक अवसर होगा उतना अधिक इसकी आदत बनती जाएगी। जितना अट्रैक्टिव आपका अवसर, मतलब अपॉर्चुनिटी, या आप कह सकते हैं अवसर को इंग्लिश में, मेरे को सॉरी मैं इस पता नहीं चल पा रहा अवसर को क्या कहेंगे। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना अधिक इसकी आदतें बनती जाएंगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आदतें डोपामिन से चलने वाली फीडबैक लूप हैं। जो डोपामिन से सीक्रेट होता है, आदतें उससे चलती हैं, उसकी फीडबैक लूप से चलती हैं। जब डोपामिन बढ़ता है तो हमारी प्रेरक शक्ति बढ़ती है। डोपामिन इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी विल पावर इंक्रीज़ होती है। चौथा पॉइंट है यह पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं। यह पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है। जितनी अधिक प्रत्याशा होगी डोपामिन का उछाल उतना ही अधिक होगा। जितना अधिक प्रत्याशा होगी डोपामिन उतना ही ज़्यादा सीक्रेट होगा माइंड में। और लास्ट पॉइंट है प्रलोभन बंडलिंग आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं उसे आप अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दें। यही रणनीति है, यही पैटर्न है। तो ठीक है गाइस, ये आपका ओके। अगला हमारा टॉपिक होगा 9वां अध्याय इसका, आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। तो ये अगला 9वां इसका चैप्टर है जो हम कल कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।